नाजरीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की महज सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। वहीं इस प्रोग्राम में हम उन इम्पॉर्टेंट खबरों पर डिस्कशन करेंगे जो कल हुई या फिर आज उनके होने के असरात ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में 9 दिसंबर को असेंबली सेशन शुरू होगा और इसमें जो है काफ़ी सारा बवाल होने की उम्मीद है। इसी के साथ हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी यानी कैपिटल बनाने को लेकर हंगर स्ट्राइक भी की गई है। वहीं एक और जो क्या बोलते हैं जो वो है, उसमें मस्जिद के मसले पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। और तीसरी खबर है कि जो इस वक्त दिल्ली में किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर बात करेंगे। वहीं दूसरी बार ये भी है कि देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में इजाफा ज़्यादा हो रहा है। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाने के लिए जो कल एक भूख हड़ताल की गई है, दक्षिण भारत संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा तारनाका स्थित अपने मुख्यालय में भूख हड़ताल की गई। उनका कहना है कि हैदराबाद को दूसरी राजधानी बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करना आवश्यक है। देखिए, अगर यहाँ पे जो इसकी दूसरी राजधानी की मांग की गई है, इसके पहले भी इसको लेकर मामले आए थे और इसका जो समर्थन है उन्होंने टीडीपी ने भी किया था। टीडीपी ने इसका समर्थन किया था कि जो देश की दूसरी राजधानी है उसको हैदराबाद जो है इसको घोषित किया जाए। वही देखिए, अगर देश की आर्थिक राजधानी अभी मुंबई को कहा जाता है और अभी जो यहाँ का मामला सामने आया है इसको लेकर और ये मामले तब और जोर पकड़ रहे हैं, जबकि अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात का जिक्र किया था। और एक किताब है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो क्षेत्रीय तनाव है उसको कम करने के लिए, आने वाले वक्त में उसको कम करने के लिए, कि जो भारत की दूसरी राजधानी है उसको जो ये साउथ के अलग जो राज्य है इसमें इसको हम लोग दूसरी राजधानी बना सकते हैं। और इसी को लेकर जो हंगर स्ट्राइक किया गया है और इनकी मांग यही है कि दूसरी जो राजधानी है उसको हैदराबाद को घोषित किया जाए, यानी कि जो साउथ है इस पर नज़र दौड़ाई जाए। अब बात ये भी है कि दूसरी राजधानी बनाने के लिए से भी मांग की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगर दूसरी राजधानी का अगर दर्जा इधर मिलता है तो इधर और डेवलपमेंट बढ़ेंगे। तो इस बात को लेकर और ऐसा भी देखा गया है कि इस मांग को लेकर कई ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो दूसरी राजधानी है उसको यहाँ घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देश में इस वक्त जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो उनकी मांगे हैं उन पे सरकार को एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ कि 9 दिसंबर से असेंबली सेशन शुरू हो रहा है तेलंगाना का, और उस असेंबली सेशन में कहीं ना कहीं यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे बीआरएस हो, बीजेपी हो, ये एक अपने मुद्दे लेकर के तैयार हो रही हैं। जिस तरह से क्या बोलते हैं जो यहाँ पे बीजेपी है, बीजेपी ने भी अपना एक टारगेट फिक्स किया हुआ है। बीआरएस ने कल भी केटीआर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भीमराव अंबेडकर के बारे में कांग्रेस जो है इतनी वो नहीं है, सीरियस नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जब हम जा रहे थे उनकी जो यहाँ पे 125 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमा जो बनाई गई है, उस पे जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो है लॉक कर दिया गया सबको। तो इसको लेकर के भी जब असेंबली शुरू होगी तो असेंबली में ये भी अभी जो यहाँ के राजनीतिक वो हैं उनका ये कहना है कि इस बार असेंबली में काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने के चांसेस है। देखिए, देखा गया कि कैसे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा, वहाँ पर भी जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहा। सेम वही सिचुएशन तेलंगाना में भी होने वाले हैं। इसके पहले भी देखा गया जो विधानसभा सत्र चले उसमें कैसे जोरदार हंगामा हुए। फिर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने के चंद्रशेखर राव पे आरोप लगाया कि वो विधानसभा नहीं आ रहे हैं, वो बहस नहीं कर रहे हैं। वही अभी जिस तरह से कल देखा गया कि जो टी हरीश राव हैं, फिर अगर पार्टी कौशिक रेड्डी की बात करें, के कविता की बात करें, तो कैसे इनको नजरबंद किया गया। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर जो केटीआर है वो यहाँ की जो सरकार है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं।
इसी के साथ उन्होंने जो 125 फीट की ऊंची प्रतिमा है उस पर उन्होंने तंज कसते हुए ये मुख्यमंत्री पे कहा है कि आखिरकार क्या रीजन है कि आप वहां लोगों को नहीं जाने दे रहे और वहां पर जितने पुलिस प्रशासनों को आप खड़े किए हैं उनका खर्च क्या है। तो इन तरह की तमाम चीज़ों पे केटीआर जो यहाँ की कांग्रेस सरकार है उस पर लगातार हमलावर है। इसके पहले भी देखा गया है कि बीजेपी हो या केटीआर, अगर केटीआर की बात करें, बीआरएस पार्टी की बात करें तो भाजपा हमेशा यही आरोप लगाती है कि बीआरएस और कांग्रेस एक साथ काम कर रही है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो वह बीजेपी और बीआरएस को एक होने की बात करती है। लेकिन 9 दिसंबर से जिस तरह से यहाँ का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो ऐसा लगता नहीं कि ये सत्र इतनी आसानी से शुरू हो सकती है, क्योंकि देखा गया कैसे लगातार यहाँ पे जो बीआरएस पार्टी है, केटीआर है, वो लगातार कांग्रेस पे हमलावर होते रहे हैं। वो चाहे रोजगार की बात करें या फिर किसानों के मुद्दे की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों को लगातार वो कांग्रेस की घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो इसमें ऐसा लगता है कि जो बीआरएस पार्टी या फिर बीजेपी है वो कांग्रेस को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगी। और वही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो ये भी पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। और देखा ये भी जाता है कि जिस तरह से बीआरएस कांग्रेस पर लगातार कई दावे करते हैं और इसका खंडन कांग्रेस खुद करती है, क्योंकि बीआरएस लगातार ये दावा करे कि यहाँ के किसान परेशान है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ये लगातार दावा करे कि नहीं, यहाँ की जो किसान है और जो हमारे मुद्दे थे, जो हमारे वादे थे, वो लगातार कांग्रेस सरकार यहाँ पे पूरे कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त देश में लोकसभा जो है देखा जाए तो सदन का वो चल रहा है सेशन, और उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त आम जनता के जो पैसे होते हैं, जो टैक्स कटता है, उस पे वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें ही फिर जब दोनों पक्ष आपस में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे, उन पे अगर बात नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। उससे पहले मैं बता दूं कि देश में इस वक्त मस्जिद को लेकर के जो भी चीज़ें चल रही हैं, हर जगह, हर दरगाह में, हर क्या बोलते हैं, जो भी मस्जिदें हैं बड़ी, उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसके नीचे मंदिर था। अब इसके नीचे मंदिर था तो इसका सर्वे होगा, सर्वे के बाद फिर वो एक कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें फिर देश की जो एक क्या बोलते हैं भाईचारे वाली जो एक वो है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। और इसी को लेकर के इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है लोगों को मतलब जो बात इस वक्त सामने आ रही है, लोगों को इतिहास में मतलब जो इसकी वो हो रही लड़ाई, उसमें धकेला जा रहा है। और फिर देश के 14% आबादी का जो है वो कहीं ना कहीं दबाव का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में देश महाशक्ति नहीं कर सकता, महाशक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और क्या बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारी जो वो है सरकार है उसमें हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें शुरू होंगी तो शायद किस तरह से देश आगे बढ़े, क्योंकि भाई जो इस देश का भाईचारा है वो कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। देखिए अवैसी ने अभी जो जौनपुर जिले के अटाला जो मस्जिद है उस पे जो सर्वे के मामले सामने है उसको लेकर तंज कसा है और उन्होंने केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए। इसके पहले भी देखा गया कि इन तरह के मामले सामने आए, लेकिन अभी अवैसी ने कहा कि आखिरकार जो इस तरह के मामले, जो सर्वे के मामले सामने आ रहे हैं, वो आखिर क्यों हो रहे हैं। देखा गया कैसे कि संभल मस्जिद का विवाद हुआ, ताजमहल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, फिर जो दिल्ली की जमा मस्जिद है उसको उसके सर्वे को लेकर भी मांग की गई, और वही अब हम जौनपुर के जिले अटाला मस्जिद है उसकी बात करें तो उसके सर्वे को लेकर भी एक हलफनामा दायर किया गया है और इसी के साथ उस केस की सुनवाई 9 दिसंबर 2024 को होने वाली है। लेकिन सवाल अवैसी ने यह भी उठाया कि आखिर का सर्वे क्यों, जो एक्ट 1991 बना है तो आखिर उस एक्ट की अब क्या ही अहमियत रह गई कि बार बार कोई याचिका दायर की जा रही है और उस याचिका उसको सुनवाई करते हुए कि सर्वे की जो मांग है वो पूरी कर दी जाती है। सर्वे होता है, जैसे संभल मस्जिद में देखा गया कैसे वहां पे 5 लोगों की मौत हुई, हालांकि पुलिस प्रशासन ने वो 4 लोगों की पुष्टि की है, एक की मौत हुई तो पोस्टमार्टम नहीं हुए, डायरेक्ट उनको ये दफना दिया गया। तो जैसे संभल का मामला सामने है तो आखिरकार देश में और किस तरह के ऐसे मामले सामने कितने और आएंगे, और क्या देश में यही एक अहम मुद्दा रह गया है कि जिसको लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं वो उसको उठा रही है और इन सब मुद्दों पर जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। वही अवैसी का अगर बात करें तो देखा गया कैसे 2 दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफी वायरल हुआ था कि कैसे नाबालिग बच्चे, 2 बच्चे हैं, उनको मारा जा रहा और उनको जबरदस्ती मध्य प्रदेश में, और उनको जबरदस्ती JSR के नारे लगवाए जा रहे हैं। उस पर भी अवैसी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए सरकार पे उन्होंने तंज कसा है और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि 2 नाबालिग लड़के जो 3 मुस्लिम बच्चों को पीट रहे थे और उनमें से JSR के नारे लगाए जा रहे थे,
उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये कैसा समाज है जिनके लोग अपने भगवान की भक्ति खुद नहीं करते बल्कि गैर मजहब के लोगों को मार पीट कर उनसे नारे लगवाते हैं। सोचिए इन लड़कों का सामाजिक माहौल और उनकी परवरिश कैसी हो रही है कि ये अब लिंचिंग के कोर्स कर चुके हैं। सवाल ये भी है कि क्या भाजपा के मुख्यमंत्री खुद इन लड़कों की गोलपोशी करेंगे या मोदी के कोई मंत्री को बुलाया जाएगा। इन लड़कों में वो सारे गुण हैं जो भाजपा के एक भावी नेता में होते हैं। देखिए, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा। शाहिद, आपने जो अभी बात कही कि इस वक्त जो है देश में जो एक नाबालिग बच्चे हैं उनमें भी ये जहर घोला जा रहा है, उनके भी जहन में ये चीज़ें डाली जा रही हैं, तो उसका रीज़न भी यही है। जिस तरह से मस्जिदों को क्या बोलते हैं सर्वे करवाया जा रहा है, दरगाह का सर्वे करवाया जा रहा है, या फिर अगर कोई मुसलमान कहीं पे, आपने कल देखा कि बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें पुलिस को पत्थर चलाए जा रहे थे, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन वहीं आप देखें संभल में 4 लोगों की मौत हो गई, 5वें की पुष्टि नहीं की जा रही है, तो उन पे पुलिस ने सीधे गोली चला दी है। तो इस देश में बीजेपी जो है वो एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है, और आप ये देखें कि जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही वहाँ वहाँ बीजेपी की सरकार है। जिस तरह यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अभी जो 2 बच्चे हैं ये नाबालिग हैं, ये बोल रहे थे अल्लाह अल्लाह, लेकिन मार मार के इनसे राम बुलवाया जा रहा है। देखिए, इसी बात का वैसे ने जिक्र किया है कि कैसे इन लोगों के अंदर वही गुण है जो भाजपा के नेताओं में होते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि भाजपा लोगों का आरोप ये रहता है कि भाजपा के पार्टी में वही लोग शामिल होते हैं जिनके बैकग्राउंड ऐसी हो, और अक्सर ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा दिया जाता है। कई ऐसे मिसाल है। वही अभी आपने बिहार का जिक्र किया कि बिहार में देखा गया कैसे जो पुलिस है वो प्रशासन पे ईंट पत्थर चला रही है, बाकायदा पूरे फेस दिख रहे हैं। लेकिन अभी बिहार में भी भाजपा के अलायंस में एनडीए की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वही अगर हम बिहार की बात करें, पटना में देखा गया कैसे बीपीएससी के जो बच्चे हैं उन पे कैसे पुलिस लाठियां बरसा रही है। लेकिन वही आपने संभल का भी जिक्र किया। संभल के जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो वहां के बयान सामने आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि वहां पे जो करसूत है, जो मतलब हथियार है, वो पाकिस्तान और अमेरिका से आ रहे हैं। तो आखिर सवाल ये भी है कि अगर ऐसे मामले सामने तो वहां के एसपी या डीएम क्या कर रहे हैं, या फिर जो वहां की इंटेलिजेंस है वो कैसे काम कर रही है, या फिर गृह मंत्रालय कैसे काम कर रहा है कि आखिरकार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और दूसरे देश से आपके देश में हथियार आ रहे हैं। तो ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो मामले को लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, और जो इसकी हकीकत है वो सामने ना आए उस चीज को दबाने के लिए ऐसे झूठे मामले सामने लाए जा रहे हैं, और ये सीधा पूरी तौर पे ये आरोप आम पब्लिक लगा रही है। देखिए, जिस तरह से इस वक्त देश में बीजेपी एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रही है कि देश की जो एकता है वो ख़त्म की जाए। हम हिंदुत्व के नाम पे वोट लेंगे, बाकी पार्टियों को हम कहेंगे कि ये पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं। हम इससे जो जनता का जो अहम मुद्दे हैं, जनता के रोटी कपड़ा मकान पहले बोला जाता था, अब रोजगार, हेल्थ, शिक्षा, ये सारी चीज़ें भी आगे उसमें ऐड हो गई हैं। इन पे बात ना करें। जिस तरह से आपने देखा है कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र जाते हैं और बटोगे तो कटोगे के नारे लगाते हैं। उसके बाद वहाँ के बीजेपी के कुछ लीडर्स ये कहते हैं कि हम इस नारे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे महायुति की सरकार बनती है और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हैं। देवेंद्र फडणवीस जिस दिन क्या बोलते हैं वहाँ पे वोटिंग हो रही होती, वोटिंग के बाद सीधे जाते हैं नागपुर में, मोहन भागवत से मिलते हैं। उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि अगर वहाँ पे क्या बोलते हैं महायुति की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन जनता को इस तरह से पागल बनाया गया कि जनता को 10 से आई थिंक कुछ दिन तक उनको ऐसे रखा गया कि सीएम के लिए अभी बात नहीं हो पा रही। 5 दिसंबर को जब वहाँ पे क्या बोलते शपथ ग्रहण समारोह होना था, जो 4 दिसंबर को वहाँ पे एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उनका नाम ऐलान किया गया। भाई, जब सारी चीज़ें पहले से आपके पास तैयार थी, सारी चीजें ओपन थी आपके पास, फिर भी आपने इतना समय क्यों लिया? वहां की जनता पागल है क्या? उसने आपको वोट दिया। जिस जिस जगह भी ऐसा हुआ है वहां पे आप देखें कि बाद में जब सीएम बनाया गया तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर वहां पे जब आपका सीएम बन रहा है, उस महोत्सव में क्या गाना चल रहा है, उस प्रोग्राम में क्या गाना चल रहा था? तो आप कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चीजें भरना चाह रहे हैं कि आप हिंदुत्व के नाम पे वोट दीजिए बस। उसके अलावा हम डेवलपमेंट तो करते नहीं है। डेवलपमेंट की हमसे बात करोगे तुम जो है क्या बोलते हैं, तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। देखा गया कि जो शपथ ग्रहण में हालांकि आपने जिक्र किया कि जब इलेक्शन जब खत्म हुए उसके बाद से जो नागपुर में जाकर वहाँ के मुख्यालय पे जो उन्होंने मोहन भागवत से वहाँ पे बैठक हुई, उसके बाद से ये पूरी तरह से कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर यहाँ पे महायुति की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, जो कि पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आखिरकार लगभग 10 दिन के दाव पेच के बाद नतीजे वही आए कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और अजित पवार को और शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया।
वहां पे कई बड़े लोगों को न्योता दिया गया था, सेलिब्रिटी को बुलाया गया था, लेकिन वहां पे जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में वहां पे जिस तरह से गाने बजाए जा रहे थे, लग रहा था कि वहां के जो विकास है और जो वहां के मुद्दे हैं असल यही है। देखा गया कैसे वहां पे भगवा लहराएंगे जैसे गाने का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जो सिंगर है, इसके पहले जो हरियाणा में इलेक्शन हुए थे उसमें भी वो काफी सुर्खियों में आया हुआ था और दावा ये किया जा रहा था वो कांग्रेस में शामिल होने वाला है। हालांकि बाद में फिर दांव पे लगने के बाद उन्होंने इस बात से इंकार किया, बाकायदा उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अगर ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार वहां पे जो मंत्री है या फिर जो नेता है उनकी मानसिकता क्या भरी हुई है। महाराष्ट्र में भी और भी समुदाय के लोग रहते हैं। आप किसी राज्य में मुख्यमंत्री है तो आप सारे समुदाय के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वहां पे जिस तरह से एक तरफा किसी समुदाय के खिलाफ नारे माफ कीजिएगा गाने बजवाने के बाद अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में वहां के विकास के मुद्दे क्या हो सकते हैं और क्या जो वहां पे आम जनमानस है उसके मुद्दों पर वहां पे काम होंगे या फिर जो ऐसे देश में और माहौल बिगड़ रहे हैं, धार्मिक मामले लाए जा रहे हैं उस पर होंगे। वही अगर हम बात करें, आपने शिंदे की बात की, देखा गया कैसे शपथ ग्रहण जब समारोह चल रहे थे तो वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जिसमें यह साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो किसी भी तरह से पूरी तरह से खुश नहीं है। चेहरे पे पूरी तरह से मायूसी छाई हुई थी और सोशल मीडिया पे काफी तरह के मीम्स वायरल भी हो रहे थे। लेकिन कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं था कि वो किसी और के पाले में जाए, और ऐसा अगर होता, अगर उनकी जगह पर नीतीश कुमार होते तो शायद महाराष्ट्र की पूरी तरह से राजनीति बदल गई होती। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अभी शपथ ग्रहण समारोह किया है और वहां महाराष्ट्र की कमान देवेंद्र फडणवीस को मिली है, देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से बेहतर काम कर पाते हैं या सच में सिर्फ वहां पर भी राजनीति किसी एक अलग रंग में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि शिंदे जो हैं वो क्या करेंगे, शिंदे अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिशन के पास भी उतनी सीटें हैं नहीं, और अगर ये दोनों हट जाते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये दोनों हटेंगे ही, पहली बात तो ये हटेंगे नहीं, दूसरी बात अगर ये हट भी गए तो इन्हें दोबारा से इलेक्शन की ज़रूरत होगी क्योंकि वो दोनों में से थोड़े थोड़े कट करके अपने में ले लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे पूर्ण बहुमत से। लेकिन जिस तरह से शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था और मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसके बाद फिर अब उनके नाम के आगे उप मुख्यमंत्री हो गया है, पहले मुख्यमंत्री था। लेकिन जिस तरह से इस वक्त देश में इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी कल ही कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा विरोध जताया है कि राहुल गांधी को देश का गद्दार कहा गया था, उसको लेकर के एप्लीकेशन भी दी गई है और ये भी कहा गया है कि ऐसी बातें ना बोली जाएं। उसी तरह से हम देखें कि एक दिन पहले ही जो बिहार के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने जो है राहुल गांधी को के ख़ानदान के बारे में कुछ बोला था। इस तरह की भाषाएं जब एक राजनेता इस्तेमाल करता है, ख़ासकर अगर वो कैबिनेट में मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सोचने वाली बातें हैं। बीजेपी जिस तरह से कहती है कि हम सबका ख्याल रखते हैं, सबका साथ लेके चलते हैं, तो उसमें भी ये कहीं नज़र नहीं आता। और जिस तरह से इस वक्त देश में हालात पैदा किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आपने भी बात की कि भगवा लहराएगा, तो जो भी दंगा, जो भी चीज़ें हुई थी संभल में, उसके पीछे भी नारों का ही रीज़न था, क्योंकि जो लोग सर्वे करने आए थे वो नारा लगा रहे थे, और वो नारा लगा रहे थे, उसके बाद ही वहाँ के लोग उग्र हुए, उन्होंने कहा कि नारे क्यों लगा रहे हो, आज तो सर्वे भी नहीं होना। उसके बाद चीज़ें फिर वहाँ पे गड़बड़ हुई। लेकिन इसको लेकर के जब भी अपोजिशन पार्टियाँ योगी सरकार से कुछ पूछती हैं तो योगी सरकार कहती है कि हमारे यहाँ जो है प्रशासन बिल्कुल सख्त है, ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आती है, ये विपक्ष की तरफ से की गई चीज़ें हैं। और अगर जनता को यहाँ पे समझाना है, जनता को यहाँ पे वर्गलाना है, तो सीधे सीधे उसका कनेक्शन जो है पाकिस्तान से आप जोड़ सकते हैं, तो जनता खुश हो जाएगी कि हाँ ठीक है, इसका कनेक्शन पाकिस्तान से, इट्स ओके, बिल्कुल एवरीथिंग इज। लेकिन अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि अभी हरियाणा और पंजाब के किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका 300 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। उनके प्रोटेस्ट को लेकर के दिल्ली के लिए आने वाले जो रास्ते हैं उन पर फिर से वही कील ठोकी गई हैं, वही चीज़ें सब जो हालांकि उनका ये कहना है कि अब कि हम किसी भी चीज़ से रुकेंगे नहीं, हम दिल्ली में जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। जिस तरह से देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक दिन बोला था जोश में आकर के कि किसान जो सड़कों पे हैं वो बहुत गलत है। लेकिन कल ही उनका एक और बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं उनकी तारीफ़ की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया है। लेकिन किसान जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
किसानों को भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ही कोई लीडर्स खालिस्तानी वगैरह कुछ भी बोलते रहते हैं, उस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उन लोगों पे भी एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से कंगना रावत ने कुछ टाइम पहले बोला था, उसके बाद उनके साथ एक हादसा हुआ एयरपोर्ट पे, लेकिन फिर भी जब बीजेपी को लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बीजेपी की जो क्या बोलते हैं आला कमान है, उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अगर हम किसानों की बात करें तो लगातार 300 दिन पूरे होने वाले हैं और लगातार उनका जो ये प्रदर्शन रहा एमएसपी के साथ साथ और भी जो कानूनी गारंटी उसको लेकर, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इस पर सुनवाई नहीं की है। और ये जो हरियाणा के पास शंभू बॉर्डर है उसको पार करने की जो वो किसान कोशिश किए हैं, तो वहाँ पे पुलिस का आपने जैसे जिक्र किया कि देखा गया कैसे 8 तारीख को 12 बजे किसान का जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा और अपनी मांग को केंद्र सरकार को बताने के लिए वहां जा रहा है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा किसानों की तरफ से बोला जा रहा है। देखा गया कैसे कील वगैरह भी लगाया गया रोड पे, किसान पार ना कर पाए। लेकिन वही अभी आपने कहा कि जो 8 तारीख को 101 किसानों का जो ग्रुप है जत्था है वो दिल्ली कूच करेगा और वहां पे क्योंकि देखा गया यहाँ पे 300 दिन होने वाले हैं और अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं की गई है, तो इसी को लेकर जो किसान है, जो उनका गुट चलता है, जो उनका जो संगठन है, वो इस बात पे निर्णय लिया है कि हम दिल्ली जाएंगे और वहां जाकर केंद्र सरकार के सामने जो वहां पे है अपनी मांग रखेंगे। कल दिल्ली में कल देखा गया, माफ कीजिए, कल देखा गया कि कैसे शुक्रवार को जो किसान हैं वो बात करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार से लगातार बात करने के बाद भी बात उनकी नहीं बन पा रही है और यही वजह है कि वो दिल्ली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसान दिल्ली कुछ कर देते हैं तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के जितने इलाके हैं, जितने और रास्ते हैं, जो हरियाणा की बात कर ले या फिर हम नोएडा की बात करें, वहाँ पे काफ़ी जो आम लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए कि दिल्ली में कैसे ट्रैफिक के मामले ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसान दिल्ली में कुछ कर जाते हैं तो इससे पूरे दिल्ली की सड़कें जाम हो सकती हैं और आने वाले वक्त में दिल्ली का जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, तो दिल्ली और यूपी और पंजाब और हरियाणा की जितनी बॉर्डर हैं सब पे पुलिस ने सख्ती दिखा दी है, लेकिन वहीं जो लोग और आना चाह रहे हैं उनको भी पुलिस अरेस्ट कर रही है। हालांकि परसों भी एक केस हुआ था कि लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस ने अरेस्ट किया था कुछ लोगों को। उसके बाद इस मामले ने कहीं ना कहीं और तूल पकड़ लिया है कि भाई जब हम मिलने जा रहे हैं तो हमें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, हमारे पे लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है। हम देश की जनता के लिए अन्न उगाते हैं और ये जो अन्न उगाते हैं ये सिर्फ हम ही नहीं खाते हैं, सब लोग खाते हैं। वहीं एक खबर और शायद आजकल चल रही है कि पिछले कुछ दिनों से देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ फर्जी पुलिस बनकर फ़ोन पर लोगों को बंधक बनाया जाता है और फिर उनके किसी सदस्य के पुलिस थाने में होने और इस पर एक गंभीर आरोप लगाया जाता है, जिसकी एवज में उनसे पैसे मांगे जाते हैं और ये पैसे ऑनलाइन जो है क्या बोलते हैं डिजिटली मांगे जाते हैं और ये उनके अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन फिर भी सरकार जो है या हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है वो इन लोगों को पकड़ नहीं पा रही है और फिर इन मामलों में घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं सरकार से। उन्होंने कहा कि आम जनता पूछ रही है कि जब पैसा एक खाते से ट्रांसफ़र होकर किसी और के खाते में जा रहा है तो फिर क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है। वहीं दूसरा ये है कि जिसके अकाउंट में जा रहा है क्या सरकार के पास उसका कोई केवाईसी नहीं है। वहीं इसमें बोला गया कि आम जनता को बार बार केवाईसी के लिए दौड़ाया जाता है और अपराधियों को छूट क्यों दी हुई है। वहीं तीसरी घटना मतलब उन्होंने जो वो रखा अपना तीसरा पॉइंट वो ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा राज में ही क्यों हो रही हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि ये कोई बड़ी सरकारी मिलीभगत वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं वो सब भाजपा के राज में ही सामने आ रही है। देखिए, डिजिटल अगर अरेस्टिंग की बात करें तो इस पे जो मुख्यमंत्री जो माफ़ कीजिएगा अखिलेश यादव उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने ये कहा कि जो डिजिटल अरेस्टिंग हो रहा है उससे डिजिटल इंडिया जो है वो विकसित नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ये जो डिजिटल अरेस्टिंग है वो अभी हाल ही में मामला है जो नोएडा से है, जहाँ पे एक बेटी और माँ के साथ 36,58,000 रुपए की जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ है। और इसी के साथ जो अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया कि उन्होंने सवाल खड़े किया, आमतौर पर देखा भी जाता है कि अगर आप एक
एक नॉर्मल अकाउंट खुलवा रहे हो तो आप जहां है वहां बाकायदा उसका प्रॉपर लोकेशन चाहिए, बार बार केवाईसी कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये भी है कि डिजिटल अरेस्टिंग में जिस तरह से लगातार जो पैसे हैं वो डिजिटल तौर पे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन पकड़ने में क्यों नाकाम हो रही है? सीधे तौर पे जो एक कोई इंसान होता है वो जो पुलिस का धौब होता है वो दिखाता है, वर्दी पहना हुआ होता है, बाकायदा उसको किसी और उसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि आपके ऊपर या तो आपके बच्चे यहाँ पकड़े गए हैं या फिर ड्रग्स का मामला सामने, मतलब कानूनी दांव पेच लगाकर उसको डराया धमकाया जाता है, और जो पैसे होते हैं उस पैसे को वो अकाउंट में ट्रांसफर करवाने की बात करता है, और फिर बाद में जब पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो पूरा कनेक्शन बंद हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार इस तरह से जो लगातार जो पैसे की ठगी हो रही है वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन क्यों सख्ती रवैया नहीं अपना रहा है, और क्या रीजन है या क्या फेलियर है कि पुलिस प्रशासन इन जैसे लोगों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से हर चीज़ को पुलिस ट्रैक कर लेती है कि फला इंसान ने कॉल किया था, किसी ने अगर क्या बोलते किसी बड़े सेलिब्रिटी को जान से मारने की धमकी दी गई होती है तो उसका फ़ौरन ट्रेस हो जाता है, किसी नेता को धमकी दी होती फ़ौरन ट्रेस हो जाता है, और जो कोई भी इलीगल क्या बोलते ट्रांजैक्शन होता है किसी के अकाउंट में तो फ़ौरन उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार की मिलीभगत है, तो इसमें भी शक पैदा होता है कि भाई सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है। इसी साथ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि भाजपा सरकार क्या इसी डिजिटल इंडिया को विकसित करने की बात करती है? उत्तर प्रदेश की पुलिस, सच्ची पुलिस से अपील है कि नोएडा में ठगे गए परिवार का पूरा पैसा वापस करवाया जाए और ठगों को पकड़ा जाए, नहीं तो जनता अपना नारा देगी डिजिटल है तो अनसेफ है। तो जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने अखिलेश यादव जो परिवार से ठगी हुई है उसके पूरे पैसे वापस करने की मांग की है, और साथ ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उस पर उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार हर एक चीज़ इस टाइम जो डिजिटल है उसको पुलिस के पास सारी चीज़ रिकॉर्ड होती है, पुलिस के पास अगर कोई भी रिकॉर्ड निकालना हो तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार देश में डिजिटल अरेस्टिंग बढ़ते जा रहे हैं, इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो यहाँ की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, और क्या सच में जिस तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि क्या ये आपसी मिलीभगत है, भाजपा की मिलीभगत है कि ऐसे लगातार मामले सामने आ रहा और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? बिल्कुल, अखिलेश यादव ने अभी एक और नारा दिया था कि यहाँ का खातादारी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो इस तरह के नारे यूपी में चल रहे हैं। जब से बटोगे कटोगे नारे निकला है उसके बाद से वहाँ की अपोजिशन पार्टी जो हैं, हालांकि खासकर अपोजिशन पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसने कई नारे निकाले हैं, और उस नारों का असर भी कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है। क्योंकि जब यूपी में अभी कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस दौरान भी इन नारों को यूज़ किया गया था। लेकिन जिस तरह से इस वक्त देश के हालात हैं, देश में संसद चल रही है और यहाँ तेलंगाना में असेंबली शुरू होने वाली है, उसको लेकर के बीआरएस ने अपनी कमर कस ली है, और बीआरएस ने कई सारे मुद्दे उठाने के लिए अपनी क्या बोलते हैं जनता तैयार कर ली है। जो भी उनके क्या बोलते हैं नेता हैं, एमएलए हैं, उन सबको तैयार कर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाने के लिए भी कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की है। उसको लेकर के अब सरकार और केंद्र सरकार का क्या रवैया होता है ये बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी सिर्फ यही है कि जितना हो सके फ्रॉड कॉलों से बचें। इस तरह की जो फ्रॉड कॉलें आती हैं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे डिजिटल अरेस्ट वाली, उन सब से बचें, और कहीं पे भी किसी को भी पैसा देने से पहले 4 बार सोचें कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।